हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा टारगेट पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये यूपी पीसीएस का जो अभी अक्टूबर में निश्चित है, आपको पता है। देखिए होगा या नहीं होगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम उसका जो अभी हमने पीछे भी इसके कई सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और अभी हम देखिए लगातार उसके प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस पीछे बार बार रिपीट हुए हैं वही सेम क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लाए हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में पहली बार में इस पीसीएस को क्लियर करना, तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार हमारे चैनल पे। तो देखिए ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता दूं, कह रहे हैं कारगिल टर्निंग द टाइड। देखिए ये किसकी किताब लिखी हुई है? तो ये किताब जो लिखी थी, ये लिखी थी लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी ने, ये थे मोहिंदर पुरी ने लिखी थी। और कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये 1999 में जो एक युद्ध हुआ था, आपको पता है 1999 में जो युद्ध हुआ था कारगिल का, उसके टाइम पे लिखी गई थी। और ये जो थे मोहिंदर पुरी, वो 8वीं माउंटेन डिवीज़न का नेतृत्व किया था इन्होंने इसका। तो इसलिए देखिए थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो नलकूपों से सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? जैसा आपको पता है कि नलकूप जो हैं, तो नलकूपों से लगभग 60% सिंचाई होती है। कितनी? ये है 60% हिस्सा कुआं और नलकूप से होता है और 29% हिस्सा नहर से होता है और बाकी तालाब से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कितने हेक्टेयर नलकूपों से होती है? सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? यूपी में होती है। कितनी होती है यूपी में? 93.84% तो यूपी में नलकूप और कुएं से होती है। ठीक है। और दूसरे देखिए ये उत्तर प्रदेश में होती है सर्वाधिक। अब इसके अलावा अगर हम कुल नलकूप सिंचित क्षेत्र का बात करें तो 28.4 जो है नलकूपों से, वैसे टोटल मिला के कितना होता है? नलकूपों से कुल मिला के 28.4 होता है। और नलकूप और कुआं दोनों को मिला दें तो हम 29% के आसपास होता है। तो इसका आंसर होगा बी। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्य, इसका नाम था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसे शॉर्ट में अगर कभी आ जाए आपको, NLRMP, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। तो ये NLRMP था और ये कब शुरू किया गया था? तो किया गया था 2008 में। कब? 2008 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो ये किसके अंदर प्रदान की जाती है? ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है, इसके अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जाती है। और कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 2009 में। और कब? 1 अप्रैल को ये की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र? सर्व शिक्षा अभियान में आपको पता है कहाँ से कहाँ तक पात्र हैं, तो वो है 6 से 14। कितना है आपको पता ही है, 6 से 14 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम देखिए, इन्हें सही काल के हिसाब से लगाना। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति। तो सबसे पहले क्या आया था वो आपको देखिए, हरित क्रांति आई थी 1966 में। कब आई थी? 1966 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और देखिए हरित क्रांति जो है, गरीबी हटाओ आया था 1971 में। कब आया था ये? 1971 में। तो पहले क्या आएगा? देखिए पहले आएगा तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। इसका मतलब तीसरा, दूसरा और पहला, इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट आप देखिएगा, ई बिज जो है, ई बिज किस चीज़ से संबंधित है? तो ई बिज जो है वो सिंगल विंडो अप्रोच है टू गवर्नमेंट, सरकारी सेवाओं देने के लिए है वो सिंगल विंडो अप्रोच। सिंगल विंडो का एक प्लेटफॉर्म है सरकारी सेवाओं के लिए। ठीक है, ये ई बिज। 8वां देखिएगा, भारत ने बराक
8 मिसाइल नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश में सहयोग से विकसित की है? बराक 8 मिसाइल जो है भारत ने, वो देखिए कहाँ से, तो बराक 8 मिसाइल जो भारत ने नेक्स्ट जनरेशन थी वो कहाँ से शुरू की थी? इजराइल के साथ मिलके। किससे? इजराइल के साथ मिलके सहयोग की थी। लंबी दूरी पर सतह से हवा में मार करती है। क्या करती है ये? सतह से हवा में मार करने वाली है। सतह से हवा में मार करने वाली। जी, सतह से हवा में मार करने वाली है ये। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार महिलाओं का मतदान का अधिकार दिया था और इतिहास बनाते हुए 2015 के चुनाव में 13 सीटें जीती थी? तो ये कौन सा था और ये कौन सा देश था? तो आपको पता ही है, ये सभी सऊदी अरब ने दिया है। और सऊदी अरब ने 2015 में जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था और उसमें इतिहास बना था कि इसमें इस चुनाव में 20 सीटें जीती थी इस पर, और 13 सीटें को लेकर, लेकिन 20 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी? 20 सीटें महिलाओं ने जीती थी। आगे देखिएगा, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन, देखिए ये है सैनिटेशन, ये व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है। केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, राज्य योगदान 25% है। तो इसमें क्या चीज़ सही है आपको? तो इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट योजना जो है इसके तहत क्या होता है? शौचालय विहीन गिरोह में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। शौचालयों का निर्माण इसी योजना के तहत किया जा रहा है, ठीक है। और यह एक साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित परियोजना है। इसमें 75% केंद्र का, केंद्र इसमें कितना है? तो 75% तो केंद्र का है और इसमें 15% जो है राज्य का है और इसमें 10% जो है वो लाभार्थी का है, ठीक है। 3 मिलके इसमें कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना शहरी अधोसंरचना के विकास के लिए घोषित की गई नई योजना है? तो वो कौन सी योजना है? वो है स्वच्छ भारत अभियान। आपको पता ही है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 1914 को शुरू हुआ था गांधी जी के जन्मदिन है, गांधी जयंती पर। और इसका मिशन क्या है? इसका मिशन यही है कि कितने करोड़, देखिए 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को लाभान्वित करते हुए शौचालय उपलब्ध कराना था इसमें। नेक्स्ट देखिएगा आप, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वो माउंट आबू पर है और ये माउंट आबू देखिए राजस्थान में है। कहाँ है माउंट आबू? ये राजस्थान में है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। ये इस अकादमी की स्थापना और कब हुई थी इसकी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी? आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी की स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है? सिंपली क्लिक, तो सिंपली क्लिक की जो देखिए योजना है वो प्रारंभ की गई है, वो कौन सी बैंक ने की है? निम्नलिखित में से किस बैंक ने सिंपली क्लिक, तो ये की है SBI ने। किसने? आप जानते हैं SBI ने की है। और कब की थी ये? SBI ने 2015 में की थी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड योजना है 7 सबसे बड़ी ई-कॉमर्स क्षेत्रीय कंपनियों के साथ प्रारंभ की गई है ये योजना। अगला देखिएगा क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है? यानी वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है कौन सा देश है? किसके लिए? अपने नागरिकों को बचाने के लिए। कहाँ से बचाने के लिए? अपनी नागरिकों को बचाना चाहता है वो, किस चीज़ से? नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं ना उनसे, यानी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए, ठीक है। प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए विश्व का कौन से देश जो है वो, तो बताइए आप इसमें से कौन सा विश्व का कौन सा देश है जो ऐसा करने वाला है? आपको अगर इसका थोड़ा भी ज्ञान है तो बताइएगा। आर्मेनिया है, फिलीपींस है, वियतनाम, थाईलैंड। तो मेरे हिसाब से तो इसमें देखिए वो है फिलीपींस। क्या है? फिलीपींस है। अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए वैकल्पिक राजधानी का निर्माण कर रहा है। इसके तहत क्या होगा? यानी अभी जो फिलीपींस की राजधानी है वो है मनीला, ठीक है।
और आपदाग्रस्त होने की स्थिति में पूर्व अमेरिकी सैन्य बेस यानी क्लार्क सिटी का विकास जो है वो वैकल्पिक राजधानी के रूप में दूसरी राजधानी बनाने के लिए जा रहा, वो है क्लार्क सिटी। क्या होगा? क्लार्क सिटी के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टाइम मैगजीन द्वारा निम्नलिखित में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2015 चुना गया था? पर्सन ऑफ द ईयर 2015 वो चुना गया था टाइम मैगजीन द्वारा एंजेला मर्केल को। किसे? एंजेला मर्केल। आगे देखिएगा, सऊदी में मक्का का स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला, यानी जो प्रथम महिला हुई हैं वो सलमा बिन्त हैं। कौन है? सलमा बिन्त। मक्का की स्थानीय परिषद में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला हैं सलमा बिन्त हिजाब अल उतैबी हैं। सलमा बिन्त हिजाब अल उतैबी। आगे देखिए, विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? अनिवार्य मतदान की व्यवस्था जो है वो कितने देशों में लागू है? तो वो है 22 कंट्रीज़ में लागू है। 22 में। मैं चाहूँ तो आपको नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ी लंबी लिस्ट है तो मैं इसलिए, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कांगो, डायनामिक रिपब्लिक, लेबनान, मिस्र है, ग्रीस है, लग्जमबर्ग है, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, मैक्सिको, ये सब देश हैं। और बता दूं कि भारत में गुजरात सरकार ने अनिवार्य मतदान को लागू कर दिया है। भारत में अगर बता करें तो गुजरात सरकार जो है उन्होंने भी इसे लागू कर दिया है। अभी देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीवों संरक्षण अधिनियम आपको पता ही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो आपको बता दूं ये 1972 में बना था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की स्थापना एवं अधिसूचना प्राप्त की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, चलते रहिएगा मेरे साथ। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो आपको पता ही है, ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस, तो वो है नोएडा। क्या है? नोएडा। नोएडा सिटी को तो आपने पता ही कर रखा है। काफ़ी सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो अगर आप बता सकते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है तो मुझे बताइए, और नहीं बता सकते तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे हिसाब से तो देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज़्यादा जो है वो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। और ये हैं कहाँ? भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। ये कहाँ होते हैं? ये भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है। केरल के पलक्कड़ जिले के 12 किलोमीटर लंबी एक 7 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। कहाँ है ये? केरल में एक ज़िला है, उस ज़िले का नाम है पलक्कड़। यहाँ 12 किलोमीटर तो है ये लंबा, 12 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी, इतनी जोड़ में फैले हैं। ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको सब चीज़ बताता चल रहा हूँ, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई थी? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना क्रिया कब परिभाषित हुई थी? तो वो हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। अब ग्रीन हाउस गैस जो है वो कौन सी नहीं है? तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस पहले आपको बता दूं। सबसे पहले तो एक तो जलवाष्प, जलवाष्प ग्रीन हाउस में आता है। फिर आता है CO2 और आता है इसमें CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। क्या आता है? NO2। तो इसमें कौन सा नहीं आता? देखिएगा इसके अंदर फिर कौन सा बचा? इसमें बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं आता। नेक्स्ट आप देखिएगा, उर्वरक में अत्यधिक प्रयोग से क्या, जब हम यानी फर्टिलाइजर्स का यानी खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या होता है खेत में? तो देखिए, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी कुछ होता है इससे। अगर आप ज़्यादा खाद का यूज़ करेंगे तो खेत में सभी कुछ हो जाएगा। कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम,
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है तो वो होता है धान का खेत। क्या होता है? धान का खेत जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट आप देखिए, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव कहाँ बैठता है? तो मानव जो है वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के पास बैठता है, यहाँ। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? वो है, ये देखिएगा, यानी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, प्राकृतिक विनाश। जो मान लीजिए प्रकृति में जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं वो उसके विनाश से क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया आप जानते हैं, जिसमें अभी ऋषि कपूर की मृत्यु हुई थी ल्यूकेमिया की परेशानी से ही। तो वो कौन सी ल्यूकेमिया जो है वो कौन सी परेशानी के कारण, यानी कहाँ कैंसर के हिसाब से बनता है और क्या चीज़ होती है उसमें, तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है। जो हमारी WBC होती हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। ये उसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस बीमारी से पीड़ित है। यानी किसी पर्सन को ये बीमारी है कि वो उसे यही नहीं पता चलता कब तक खाऊं कब तक ना खाऊं और कब रोकूं, तो उस बीमारी को हम कहते हैं बुलीमिया। क्या कहते हैं? इस बीमारी को हम कहते हैं बुलीमिया नर्वोसा। भोजन ग्रहण में असंतुलित की बीमारी होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन कब तक खाना चाहिए और कब जाके रोक देना चाहिए। मानव रक्तदान के लिए यूनिवर्सल डोनर, आप जानते हैं यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O पॉजिटिव होता है, और ये जो B है ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सर्वग्राही है, ये सर्वदाता है। चलिए आगे दे, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान बरेली में है। कहाँ है? बरेली में है। और ये कब बना था? 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। और है कहाँ? इज्जत नगर में। बरेली का एक ज़िला है इज्जत नगर, वहाँ पर है। ठीक है, आगे देखिएगा, विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर ये किस चीज़ से संबंधित है? तो विटीकल्चर आपको पता है अंगूर की खेती से है। ये मिलाइए इसे। बैजीकल्चर जो है वो सब्जी से हो गया। पिसीकल्चर यानी ओलेरीकल्चर, तो आप देखिएगा, आप ध्यान से, ओलेरीकल्चर होता है सब्जी से। बैजीकल्चर वृक्षों से होता है। बैजीकल्चर जो है ये, बैजीकल्चर दूसरा, ये वृक्षों से होता है, यानी B3 से मिलेगा। B3 से मिला तो यहाँ है, इसका आंसर होगा ये, ध्यान रखिएगा। ओलेरीकल्चर को हम मिलाते हैं कैसे? सब्जी की खेती से। ओलेरीकल्चर में सब्जी आती है, ओलेरी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है ही, पता ही है आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। ठीक है, आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? कौन सी चीज़ है जो यानी ऑक्सीजन से के अपेक्षा ज़्यादा जल्दी जो है वो ब्लड में घुल जाती है? तो उसके बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोग्लोबिन के बारे, उसके बारे में बताना है, कौन सा जो है वो ब्लड में जल्दी से घुल जाता है? कौन सा ऐसा क्या है ये, कौन सा प्रदूषक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक, तो बताइए इसमें क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से इसके अंदर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन, देखिएगा ध्यान से, आपको बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO, और ओजोन को O3 कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये रक्त को लाल रंग देता है। तो इसमें लग तो सारे सही रहे हैं, देखिएगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो उत्तर कौन सा है इसका हीमोग्लोबिन के बारे में? तो इसका उत्तर लग रहा 1, 2 और 4। ये 1 है, 2 है और 4, ये नहीं होता। यानी हीमोग्लोबिन जो है वो प्रतिरक्षा नहीं प्रदान करता।
ये कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं प्रतिरक्षा जो है वो WBC करती हैं, जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यानी हीमोग्लोबिन एक लोह युक्त जटिल पदार्थ है, लाल रंग भी देता है, ऑक्सीजन का संचार भी करता है, लेकिन वो प्रतिरक्षा नहीं करता। ठीक है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना से होता है, आपको पता है, सिनकोना की छाल से होता है, सिनकोना की छाल से होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसे हम कहते हैं म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। स्वतः ही अप्राकृतिक रूप से प्रेरित होता है, उसे हम उत्प्रेरित। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? विटामिन ई सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो आपको पता है वो मिलता है गेहूँ अंकुर का तेल। ठीक है। मानव सदृश लघुत्तम कपी, मानव सदृश लघुत्तम कपी क्या है? वो है गिब्बन। ठीक है। मानव के जैसा जो है वो कपी है, भारत में पाया जाता है। गिब्बन हीन कपी की श्रेणी में आते हैं, जबकि शेष बड़े आकार के कारण महाकपी की श्रेणी में आते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? तो सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण, शरीर के संतुलन, सब चीज़ के लिए है, तो ये तीनों के लिए आ जाता है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है? जल को जीवाणु मुक्त जो करते हैं वो कौन सा है जो जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए आता है? तो वो होता है क्लोरोमीन, फ्लोरीन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो ये तीनों ही होते हैं। इसका आंसर भी डी है। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? मिर्च में जो आप देख रहे हैं, जब मिर्च को हम खाते हैं तो बहुत तेज़ लगती है हमें, तो उसमें एक पदार्थ होता है, उसका नाम है कैप्सेइसिन। कैसे नाम होता है? कैप्सेइसिन होता है। ठीक है। लाइकोपिन जो है ये टमाटर में लाल रंग के कारण होता है, और मिर्च में तीखेपन के लिए कैप्सेइसिन होता है। कैरोटीन को आपको पता ही है, कैरोटीन जो है ये गाय के दूध के रंग का हल्का पीला होता है, वो कैरोटीन के कारण होता है। और एंथोसाइनिन जो है, ये एंथोसाइनिन, ये प्याज का रंग जो है लाल गुलाबी होता है ना, ये एंथोसाइनिन के कारण होता है। आगे देखिए, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर जो है वो, तो आप समझिएगा, एथेनॉल का हम व्यावसायिक उत्पादन जब करते हैं तो उसमें कौन सा खमीर लाते हैं? वो लाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। ठीक है। ये एथेनॉल, अब एथेनॉल का मैं आपको सूत्र बता दूं तो वो होता है C2H5OH। ये होता है एथेनॉल। सभी प्रकार की शराब का मुख्य, शराब में हर शराब में ये मिलता है। इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। और ये इसमें स्टार्च और शर्करा युक्त पदार्थ से, जो चावल, सेब, अंगूर, गन्ने का रस, इनके किडबन से इसे मिलता है। सैक्रोमाइसिस सेरेबेसीज नामक पदार्थ जो है वो इसमें मिलता है। कैफीन जो है, कैफीन क्षारब काय में उपस्थित रहता है। कैफीन क्षारब जो है वो काय में उपस्थित रहता है। तो बताइए, कैफीन क्षारब जो है वो, कैफीन होता है चाय और कॉफ़ी दोनों में होता है कैफीन। और नेक्स्ट आप देखिएगा, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधे जो है वो नाइट्रोजन काय में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है। पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। आगे आप देखिएगा, निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर में प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर किसी को हो जाए तो उसे कौन सी दवाई जो है वो दी जाती है? तो वो देखिए, इसमें दो दी जाती हैं, C और D दोनों, फास्फोरस और कोबाल्ट, ये दोनों दी जाती हैं। तो इसका आंसर तो वैसे दोनों होने चाहिए, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन आंसर दोनों हैं इसके, ये भी और ये भी। आगे देखिएगा कि डायनामो क्या काम करता है? डायनामो जो है उसका क्या काम है डायनामो का? तो आप जानते ही हैं, डायनामो यानी जिसमें लाइट बनाते हैं जनरेटर से, उसमें देखिए डायनामो का प्रयोग होता है। तो डायनामो का प्रयोग क्या होता है, क्या काम करता है डायनामो? चलिए मैं आपको देखिए बताने की कोशिश करता हूँ कि डायनामो क्या काम करता है। तो डायनामो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। वायु का गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। जब हम वायु की गति नापते हैं तो वो नापते हैं काय से? हम एनीमोमीटर से, इससे वायु की गति नापते हैं।
ठीक है। बैरोमीटर जो है इससे क्या नापा जाता है, तो इससे वायुदाब नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो इससे आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से नापते हैं। आगे देखिएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सौर सेल। जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को में बदलते हैं उससे कहते हैं हम वोल्टीय सेल। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वो देखिए कौन सी रूप से ऊर्जा जो है वो बदलती है। जब हवा से हम जो लाइट बनती है ना उसके बारे में पूछा है, तो आप बताइए कौन सी रूप में से ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा होती है देखिए गतिज ऊर्जा, क्योंकि हवा में क्या होता है थोड़े से वो लगा दिए जाते हैं, उसमें गति होती है और वो चलते हैं, गतिज ऊर्जा उनमें पैदा होती है। तब मानव स्वस्थ मानव यानी आदमी की जो सामान्य आँख होती है वो कहाँ तक कितनी गति कितनी दूरी तक के लिए उसमें कितने सेंटीमीटर तक उसे सामान्य माना जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि 25 सेंटीमीटर तक जो है वो मानव की वो है सामान्य मानी जाती है 25 सेंटीमीटर तक। तो ये 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया था और आप देखिए इस तरीके से देखते रहिएगा। काफ़ी मैं तो एक ही शिकायत है कि आपसे कि आप लोग इतनी वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं और अभी तक आप हमारे चैनल जो है वो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक हम लोगों ने सोचे हैं। तो आप थोड़ी सी हमारे साथ ये भी ज़रूर मेहरबानी कीजिएगा कि शेयर कीजिएगा और दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराइएगा। कोई भी चीज़ अगर किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसकी तैयारी के लिए तत्पर आपके साथ रहेंगे। और आप थोड़ा सहयोग कीजिएगा कि आपका सहयोग अभी हमें कुछ कम लग रहा है। तो मैं इसी के साथ देखिए ये मैं आपके लिए लेके आया था। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।